नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठोक कर मतदान हो रहा है और ये दूसरे चरण का मतदान है। मुस्लिम बाहुल इलाकों की अगर बात करें तो हिंदू बाहुल इलाकों में से ज्यादा यहाँ पर लाइनें देखी जा रही हैं। तो क्या कहता है ये दूसरे चरण का मतदान, क्या होगा आखिर? आज हम ये जानने के लिए बैठे हैं कि अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ और मथुरा, इन सीटों पर आखिर क्या कह रहा है वोटर का मूड क्या कुछ है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी बारीक पकड़ रखने वाले किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी से। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि जी धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन की, जो अभी अभी गठबंधन में आए हैं, लेकिन आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। ये बात कितनी सही है? देखिए प्रज्ञा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जाट कौम और किसान कौम जो है वो बड़ी पंचायती कौम है और 10 साल से जो है लगातार एक संघर्ष अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो जाट आरक्षण का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, महिला पहलवानों का मुद्दा हो, या इनके ऊपर जयंत चौधरी के ऊपर भी जब हाथरस में गए थे लाठीचार्ज हो, इनका मकान खाली किया गया, 12 तुगलक रोड, बड़ी बेइज्जती इनकी हुई, वो मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों को टेनी द्वारा के लड़के द्वारा कुचलने का लखीमपुर खीरी में मुद्दा हो, या 750 से ज्यादा किसान जो यहाँ दिल्ली के आसपास बैठे शहीद हो गए, या आज भी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान वहां बैठे हुए हैं, उनके साथ किस तरह का अत्याचार हुआ, इन तमाम मुद्दों पर जो है एक तनातनी की और संघर्ष की स्थिति जो है किसानों की और इनके बीच में भाजपा के चल रही थी। तो वो अचानक एक जयंत चौधरी के जाने से जो है वो पलट नहीं जाती है। और हम्म। इसीलिए जो है जयंत चौधरी के साथ जो जाट कोर मतदाता थे, उनमें से काफी ज्यादा जो है उनके साथ नहीं गए हैं। वास्तविकता सिचुएशन की ये है। जी। अच्छा, आरएलडी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग उनके नेताओं को घास नहीं डाल रहे हैं। उनके मन में तो कुलबुलाहट होती है, लेकिन क्या करें, जयंत चौधरी ने कहा है प्रचार करने के लिए, तो वो उनको प्रचार करना पड़ रहा है। मथुरा और मेरठ में भी बहुत बुरे हाल है, बीजेपी ने कोई काम नहीं कहा, ये किया है। ये बात आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे हैं। तो सर, ये जो नाराजगी हम देख पा रहे हैं, इसका कितना डेंट देने वाला है? क्योंकि कार्यकर्ता तो डिमोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं ना। देखिए, सबसे बड़ी नाराजगी या सबसे बड़ी बेइज्जती तो स्वयं जब पिछले दिनों मेरठ में प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, योगी जी भी थे, जयंत चौधरी भी हाँ। थे, तो जयंत चौधरी को संजीव बालियान से भी दूर बैठाया गया प्रधानमंत्री के मुकाबले। और उसी तरीके से अगर आप देखें तो इनको माला में भी कोई स्थान नहीं दिया गया। उसके बाद जो वो हल भेंट किया जा रहा था, उसमें कोई स्थान नहीं मिला। तो लगातार जो है मैसेज ये दिया गया कि ये कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, पहली बात। उसके बाद ये जो संघर्ष की स्थिति है, इसके कई कारण है। नंबर एक तो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि वोटर शिफ्ट नहीं हुआ है। दूसरा, भाजपा कभी भी ये नहीं चाहती थी कि बहुत ज्यादा तवज्जो हमें जो है जयंत चौधरी को देनी है, या जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए उनको यहाँ लाया गया है। वास्तविकता ये है। और मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूं तो मुजफ्फरनगर में इनसे जो सहयोग अपेक्षित था, जो जाट वोट बालियान साहब जो है हारने की जो स्थिति में है, वो चाहते थे हम्म। कि जाट वोटों का को शिफ्ट किया जाए जयंत चौधरी जी के माध्यम से, लेकिन वो नहीं करवा पाए। वास्तविकता तो ये हुई कि जयंत चौधरी के लोगों में मैसेज ये गया कि भाई, और वास्तविकता भी थी कि भाई जो संजीव बालियान ने पिछली बार 6,500 वोटों से चौधरी अजीत सिंह को हराया था, उसके हार का बदला लेना है हमें। और हम्म। उन्होंने जो है क्रॉस पर्पस पे काम किया। अब ये लोग, क्योंकि अब इनकी बारी आ गई है, तो इस सेकंड फेज के बाद जो है बहुत ज्यादा यूज जयंत चौधरी का नहीं बचता है भाजपा के लिए। तो सेकंड फेज में बागपत की सीट पर सारे जो सांसद हैं, सतपाल सिंह जी या केपी मलिक हम्म। जी वहां विधायक है, योगेश धाम विधायक, ये तमाम लोग जो है इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, खुल के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आ रही है, इसीलिए वो सिर्फ फुटबॉल हो या आपसी हम्म। टकरार हो, वो सब चीजें चली हुई है। तो बहुत ज्यादा जो है गठबंधन एक तरीके से एक दूसरे को हराने का गठबंधन बना हुआ है, ऐसा ग्राउंड पे लग रहा है। जी। अच्छा। अच्छा, ठाकुर समाज और त्यागी समाज बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, इस बात में कितना दम है?
देखिए ठाकरों की तो लगातार पंचायतें हुई हैं। जो पुरुषोत्तम हाँ। रूपाला का स्टेटमेंट आया था गुजरात में, और वहां पर हम्म। लाखों की पंचायत हुई, और उसी सीक्वेंस में यहाँ तो कई महीने से पंचायत चल रही है कि हमें ना तो टिकट दिए जा रहे हैं, योगी जी की बेइज्जती की जा रही है, और ठाकुर समाज के मन में ये बात बैठ गई है अंदर तक कि जैसे ही 4 जून के बाद अगर बाय द वे ये जीत गए, हम्म। भाजपा सरकार, मोदी जी दोबारा आ गए, तीसरी बार आ गए, तो ये सबसे पहला नंबर जो लगेगा वो योगी जी का लगेगा। इस वजह से, और इनको पूरा सम्मान, जिस तरीके से अग्निवीर योजना से भी ये परेशान है, जिस तरीके से बाकी किसान बिरादरियां परेशान है, हम्म। एमएसपी या अच्छी फसलों के दाम जो मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये भी खेती हरी है मुख्य रूप से, अगर ठाकुर समाज की बात करे जाए तो ये भी उससे भी परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है। तो ये चाहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं हमें उलट पलट के काम करना चाहिए। हम जब बंधुआ मजदूर अपने आप को बना देते हैं किसी पार्टी का, तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक ताकत है, उसको खत्म किया जाता है। ये देखने को मिल रहा है, इसलिए वो वास्तव में बहुत बड़ी नाराजगी चल रही है। जो त्यागी समाज है उसमें नाराजगी है, गुर्जर समाज नाराज है, और जाट हम्म। समाज तो जैसे मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि उसमें भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है वहां जाने से। वो अपने स्थान पर अड़िग है कि भाई हमें इनके खिलाफ वोट देना है। तो इनके खिलाफ जो है माहौल बनता चला जा रहा है, और जो लो परसेंटेज वोटिंग की हो रही है वो भी हाँ। इनके मतदाताओं की उदासीनता की वजह से हो रही है, जिसका भारी नुकसान इनको देखने के लिए पहले चरण में मिला और आगे भी मिलने जा रहा है। बिल्कुल, ये जी। धीमा मतदान क्या कुछ कह रहा है, ये मैं आपसे बस पूछना ही जा रही थी, क्योंकि पहले चरण में तो हमने देखा और अभी तो शुरुआत है, अब देखना है कि आगे क्या होता है। तो ये धीमा मतदान क्या कुछ कहेगा? देखिए, अगर आप या आपके दर्शक देखना चाहें तो आज इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा आर्टिकल इस विषय में, एडिटोरियल उस पर छपा है। उसमें हम्म। विस्तार से बताया गया है कि जब भी जो है वोटिंग परसेंटेज कम होती है और हिंदी बेल्ट के उसमें होती है, तो कांग्रेस को फायदा होता है और भाजपा को भारी नुकसान होता है। और हम्म। मुझे ये भी सूचना मिल रही है, लोगों ने बताया कि अब भाजपा के लोग निकले हैं जा करके, और वो अपील कर रहे हैं, भाई हम गाड़ी लगा देंगे, कार लेके आ जाएंगे, मोटरसाइकिल ले आएंगे, भाई आप वोट डालने जरूर जाइए। तो ये निकले हैं, लेकिन इसका असर ऑलरेडी पड़ चुका है, 102 सीटों मोदी पे जी तो भी पड़ ही कह रहे गया। हैं कि आप जुलूस की तरह निकलिए और वोट डालने के लिए निकलिए, और नारे लगाते हुए जाइए वोट डालने के लिए। इन सबका कुछ असर दिख रहा बिल्कुल है? लोग बिल्कुल जुलूस निकाल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। जो अभी तो खैर कल पता लगेगा कितने निकलते हैं, लेकिन पहली हम्म। बार में तो 5-6% जो वोट डाउन आया है वो सारा का सारा नुकसान इनका ही हुआ है। और जो मुस्लिम मतदाता है या जाट है, किसान है, जो प्रताड़ित हो रहे थे पिछले 10 साल से, उनकी वोटिंग जी। परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ी है और इनके खिलाफ गई है। जैसे ठाकुर मतदाता है, अगर वो इनके खिलाफ वोट उसने नहीं किया है तो वो घर बैठ गया चुपचाप। महिलाएं उनकी बहुत कम वोटिंग के लिए इसीलिए निकली कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी पंचायतें हो गई। और जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट देना है, ऐसा प्रस्ताव जब पास हो जाता है, और जो सरकार की भी कार्रवाई रही है पिछले 10 सालों में, इनका खुद का वोटर भी उदासीन हो चुका है कि भाई बहुत ज्यादा हम्म। उत्साह उसके अंदर नहीं है, जिसका नुकसान इनको भारी होता नजर आ रहा है। जी। अच्छा, मुस्लिम वोटर का पुष्पेंद्र जी क्या रुख देख रहे हैं आप? मतलब आज जब वोटिंग हो रही है तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में ज्यादा लाइनें देखी जा रही हैं, तो क्या कारण है? मतलब कारण तो बाद में आएंगे, लेकिन आप, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, मुस्लिम मतदाता तो मजबूती से इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है, और हम्म। भारी पहले फेज में भी और दूसरे मतलब फेज जो में भी पार्टी आप देख। जीत रही है उसकी तरफ जा रहे हैं कि किसी एक विशेष पार्टी की तरफ जा रहे हैं मुस्लिम वोटर? नहीं, इंडिया इंडिया गठबंधन उनका मेन वो है। बाकी एक आध कहीं कोई उनको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्जिन से मान लीजिए कोई बसपा का कैंडिडेट है, वहां चले गए। अन्यथा मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ ही मुस्लिम मतदाता, यहीं ही नहीं सारे देश में उसने निर्णय ले रखा है कि भाई और किसी की नहीं सुननी है, ना हमें बंटवारा करना है आपस में, और मुख्य रूप से हमें जाकर के वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को देनी है, जिससे कि मोदी जी को हराया जा सके। उनका बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी। अच्छा, इसके पहले तो एक संदेश था कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है, ये संदेश लोगों तक पहुंचाया गया, लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि बसपा बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो बसपा का क्या रोल है और बसपा का किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहा है? देखिए, बसपा से लाभ टैक्टिकली घूम फिर के इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। कारण ये हम्म। था कि बसपा के जो दलित वोटर हैं, बहुत सारे ऐसे वोटर थे जो वहां साइकिल के सिंबल पर नहीं जाना चाहते थे, और वो भाजपा की तरफ पिछली बार चुनाव में देखा गया, वो चले गए। वरना हम्म। जो दोनों के गठबंधन के बावजूद भी केवल 15 सीटें आई थी यूपी में, आपने देखा होगा, 10 बसपा की जी। और 5 सपा की। तो इसका मूल कारण ये था कि अन्य सीटों पर जहां पर दलित यानी कि हाथी का सिंबल नहीं दिखाई दिया, साइकिल थी, तो दलित कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ भी अच्छे संख्या में चला गया।
इसका जो है इस बार उल्टा रहेगा कि जो भाजपा की तरफ वोटर गया था दलित, वो उनको अपना जो ठिकाना है, जो हाथी हम्म। है, वो उधर जा रहा है, तो इसका नुकसान भी फाइनली मिलेगा, मतलब होगा जो है भाजपा को ही। जी। अच्छा, ध्रुवीकरण का कितना असर दिख रहा है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र वाली बात कही है, तो महिलाएं मंगलसूत्र बचाने के लिए वोट करेंगी क्या? नहीं नहीं, ये तो हंसी के पात्र बने हैं इस तरह की बात करना कि भाई कभी मटन चिकन की बात कर रहे हो, मुर्गों की बात कर रहे हो, या आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हो। ये कोई मुद्दे नहीं है, ना कोई ध्रुवीकरण है, ना कोई राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। वो चीजें सब सेटल हो चुकी, सबको मालूम है कि ये सारे की सारी बातें चुनावी लाभ के लिए की जा रही हैं। और इनको अब ये क्यों याद आ रही है? अब 10 साल काम करने के बाद भी अगर इनको अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है, तो ये इनसे जनता कोई प्रभावित नहीं हो रही, ना ही ध्रुवीकरण हो रहा है। और मुसलमान भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और केवल लोकतांत्रिक तरीके से जीवन यापन भी कर रहा है और वोट देने भी जा रहा है। और हिंदुओं को मालूम है कि हमें इनके साथ ही रहना है। ये ध्रुवीकरण से हमें जो है नुकसान हुआ है, हमारी नौकरियां नहीं हम्म। लगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें जो है वो उस मुद्दों पर ही चुनाव हो रहा है। ध्रुवीकरण इस बार बिल्कुल नहीं चल अच्छा पुष्पेंद्र जी, रहा। वोटर बहुत ज्यादा शांत है अब की बार। वोटर बहुत मुखर होकर के अपनी बात कह ही नहीं रहा है, तो ये शांति क्या कह रही है? देखिए, जिस प्रकार के अत्याचार, कोई पत्रकार बोले उसको जेल में डाल दो, कोई केस लाद हाँ। दो, मुख्यमंत्रियों को, कईयों को जो है जेल में डाल दिया गया, ईडी सीबीआई लगा दी गई। तो इससे क्या है कि सामान्य वोटर चाहे डायरेक्टली प्रभावित ना होता हो, लेकिन वो ये समझता है कि तुम किसी मुसीबत में मत पड़ो, शांति से जो तुम्हें करना है वो कर दो। ये चीज इमरजेंसी के टाइम पे भी हुई थी। जो लोग बड़े हैं वो बताते हैं कि भाई बहुत ज्यादा प्रशंसा करते रहते थे इंदिरा गांधी की, लेकिन जाकर के वोट उनके खिलाफ दे दिया और वो बिल्कुल हम्म। उनका सुपड़ा साफ कर दिया। तो जब वोटर शांत होता है तब होता है, जब वो कष्ट झेल चुका होता है, वो बदलने के मूड में होता है। तो सरकार को बदलने के मूड में फिलहाल वोटर नजर आ रहा है। जी। और पहले चरण की तुलना में ये जो दूसरा चरण है, ये आपको भाजपा के एवज में क्या लग रहा है कि टक्कर है या फिर नुकसान होने वाला है? पहले में तो गुड़गोबर हो गया, दूसरे में क्या होगा? देखिए, जो पहले चरण का की बात होती है, पहले चरण में भी जब 102 सीटों की आप बात कर रहे हैं और शायद 20-22 करोड़ वोटर्स की बात आप कर रहे हैं, तो ये छोटा सैंपल नहीं है। और वो भी सारे देश में बात आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही राज्य की बात हो रही है, दो राज्यों की बात हो रही है। तो पूरे देश के जब वोटरों का एक जनरल जो मिजाज है, वो फिर बहुत ज्यादा बदलने की संभावना नहीं होती है। जो ये चुनावी विश्लेषक हैं या सर्वे वाले हैं, ये तो 10-20 हजार 50 हजार वोटरों के बलबूते पे प्रोजेक्शन कर देते हैं। ये तो 20 करोड़ वो लोगों ने बता दिया कि भाई हम उदासीन हैं, हम आपसे खुश नहीं है, हम आपको लाने नहीं जा रहे हैं, और हम शांतिपूर्ण तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं या वोट दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जो है इनको भारी नुकसान जो है इसमें होने जा रहा है भाजपा। जी। अच्छा, भाजपा के अगर कट्टर वोटरों को छोड़ दें, बाकियों को देखा जाए, जो इंटेलेक्चुअल वोटर है, जो एक हवा के साथ चलता है, जो देखता है, अपना लाभ हानि देखता है, इस बार वोटरों में वो मोदी की लहर, मोदी की आंधी तूफान दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर। और जिस तरह के मोदी भाषण दे रहे हैं, वो प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई दे रही है। क्या वाकई लोग इतने त्रस्त हो गए हैं, इतनी बुरी हालत ग्राउंड पर हो गई है क्या बीजेपी की? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी नब्ज टटोल कर बैठे हुए हैं, इसीलिए आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए देखिए प्रज्ञा जी, जो मोदी की रैलियों में पहले युवा आता था और उत्साह से मोदी मोदी करते हुए खंभों पे चढ़ जाता था, वो बिल्कुल नदारद है। भीड़ हाँ। बिल्कुल शांत है। इनकी कई रैलियां मैंने देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो संचालन करता है उसको मोदी मोदी के नारे लगाने पड़ रहे हैं और भीड़ कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो ये रेस्पॉन्सिव भीड़ नहीं है। दूसरा, अगर यूट्यूब को भी देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग हैं, आप मेरी बात सुनने के बाद अगर देखें जाकर के, इनके सारे भाषण देते, किसी का 2,000 व्यू है, किसी का 10,000 व्यू है, तो लाखों में व्यूज नहीं है। भाई जैसे आपका चैनल है, आप कोई करते हैं तो लाखों व्यूज पहुंच जाते हैं कुछ ही घंटों में। इनका बहुत ही कम व्यू हो गया है। तो यानी बार बार इनको वही बातें सुन सुन के लोग पक चुके हैं। अब वास्तविक मुद्दों पर लोग मतलब जो है आप ये आना कहना चाह चाहते रहे हैं। हैं कि जो मोदी मैजिक है पुष्पेंद्र जी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है या फिर? खत्म हो चुका है जी, बिल्कुल। अब उसका परिणाम आपको 4 जून को दिखाई दे जाएगा। अब वोटिंग के माध्यम से उसको जो है बिल्कुल ठिकाने लगाने में जनता लगी हुई है कि हमें बहुत ज्यादा हो गया, इनको जरा साइड करिए। अब वास्तविक जो सरकारें थी, जहां पर प्रॉस्पेरिटी थी, रोजगार मिलते थे, हमारे बच्चों का भविष्य, हम्म। जो युवा 20 साल का था वो 30 साल का हो गया आज। उसकी नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है।
तो वो बड़ा परेशान घूम रहा है। अब वो देख रहा है कि मेरे छोटे भाई का भी यही हाल हो जाएगा यदि मैंने इनको ले आया। तो ये जो स्थिति है, मतलब हवा बिल्कुल बदली हुई है इस टाइम, और मोदी के जाने की बेला आ चुकी है। ये इनका पलायन होना निश्चित है, ये समझ लीजिए। अच्छा, किसानों का क्या रोल है इस बार? देखिए, किसान तो टोटल टोटल जो है भाजपा के खिलाफ है। चाहे आप वेस्टर्न यूपी में ले लें या हरियाणा में ले लें। हरियाणा में तो इनकी हर गांव में कोई घुसने ही किसी को नहीं देता है। हर गांव में इनका विरोध हो जाता है, इनकी गाड़ियां रोक ली जाती हैं, काले झंडे इनको दिखाए जाते हैं। और राजस्थान में भी विरोध है। तो किसानों के साथ तो इन्होंने बहुत भयंकर जो है अत्याचार किया है। देश में कभी भी डायरेक्टली ऑन कैमरा जाकर के किसानों को कुचल दे, कोई भीड़ में जाकर के जीप घुसा दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उस व्यक्ति को इन्होंने सजा नहीं दी। महिला पहलवानों वाले मामले से या मणिपुर के मामले से जिस तरीके से महिलाएं आहत हुई हैं, वो सारे देश ने देखा है। बातें ये करते हैं महिला सम्मान की, लेकिन कुछ नहीं किया। और इनके मैनिफेस्टो ने भी बहुत ज्यादा निराश किया लोगों को। उसमें तो कोई चीज पॉजिटिव ऐसी नहीं निकली है। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पॉजिटिव स्टेप है, इनके मैनिफेस्टो में सब गायब। कुछ नहीं देना चाहते जनता को, केवल बेवकूफ बना रहे। जी। हम्म। ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी में अंदर अंदर अंतर विरोध भी एक कारण है, जिसकी वजह से बीजेपी इस बार बुरी हालात में है। संघ भी बीजेपी का साथ नहीं दे रहा है। इस बात में कितना दम है? देखिए, संघ की और बीजेपी को सबको मालूम है कि ये एक संस्थागत पार्टियां थी। इनमें ये कार्यकर्ताओं की पार्टी थी। इसमें आपस में बातचीत करके समन्वय बना के राय मशवरा करके काम किया जाता था। लेकिन अब इस वक्त तो केवल एक या दो लोग हैं ऊपर बैठे हुए हैं। वो जो कर दें सो ठीक, वो गलत कर दें सही कर दें, तो उसी तरीके से टिकट बांट दिए जाते हैं। जैसे अब आप मेरठ के टिकट की बात कर लें, स्थानीय स्तर पर भारी विरोध हो रहा है उस व्यक्ति का। ठीक है, जो राम की भूमिका में रहते थे, वो कुछ न बोल पा रहे हैं और उल्टी सीधी उनके बयान आते हैं। हेमा मालिनी का भारी विरोध है। वो कोई जीत जाए हार जाए एक अलग बात है, लेकिन जो है इस तरह के लोगों को टिकट दे दिए जाते हैं। ऊपर से नीचे के कार्यकर्ता जो परेशान है, बाहर से इंपोर्ट करके नेताओं को ला के टिकट दिए जाते हैं। इससे भी एक विरोध है। जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को, आज मुख्यमंत्री हैं कल हटा दिया गया। अरे भाई, जिसने नीचे से मेहनत की है आया है, तो उसका एक पॉलिटिकल ग्राफ, पॉलिटिकल करियर होता है। खुद ये चाहते हैं कि बने रहे 80-85 साल तक भी प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन बाकियों को हटा देते हैं जब इनकी मर्जी आती है। तो ये इससे भारी नाराजगी संघ में भी और भाजपा में बनी हुई। भाजपा भी नहीं चाहती कि भाई ये व्यक्ति अब दोबारा से आए। जी। अच्छा, ओवरऑल विश्लेषण आपका क्या कहता है इन पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं, क्योंकि 3-4 सीटें तो इसमें शहरी सीटें हैं। तो जी। पिछली बार तो एक सीट छोड़ करके बाकी सारी सीटें इन्हीं के पास थी। जो अमरोहा वाली सीट है, बाकी हाँ। सब इनके पास थी। तो उसमें अब इस बार 50-50% रहेगा, क्योंकि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ये 3 सीटें तो हम्म। लगभग ये लोग ले जाएंगे। लेकिन बाकी 4-5 सीटों पर जो है इनकी स्थिति बहुत खराब है। और अलीगढ़ हो या मुसलमान यदि अमरोहा में नहीं बटे, तब अमरोहा इंडिया गठबंधन में चली जाएगी। मुसलमान कुछ हम्म। कंफ्यूज हो गया तो एक अलग बात है। मेरठ की सीट पर बहुत बढ़िया टक्कर जो है वो एससी, हालांकि सामान्य सीट है, लेकिन एससी और पूर्व मेयर रही हैं वहां पे सुनीता वर्मा जी, वो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल। हम्म। दलित भी उनके पास आ रहे हैं, मुसलमान अच्छे खासी तादाद में है। जो बागपत की सीट है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई खुद भाजपा लगी हुई है कि भाई जयंत चौधरी का कैंडिडेट यहाँ से हार जाए। और अलीगढ़ में बहुत ही अच्छी जो है स्थिति है। जाट सारे के सारे विजेंद्र चौधरी का जो कैंडिडेट है वहाँ समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ जा रहे हैं। यादव मिल रहे हैं, मुसलमान मिल रहे हैं। तो अच्छी स्थिति में 2-3 ये शहरी सीटों को छोड़ दिया जाए तो सेकंड फेज में भी 50-50 के आसपास रहेगा। जो पहले लगभग एक सीट छोड़ के सारी सीटें भाजपा के पास। जी। तो आज वोटिंग हो रही है पुष्पेंद्र जी। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो आज बीजेपी दूसरे चरण में भी गर्त में जाती हुई दिख रही है? पहले नंबर पर जो फैक्टर है। बड़ा बड़ा फैक्टर ये है कि युवाओं की भयंकर उदासीनता है इस जो है सरकार के प्रति। उनके प्रति कोई वायदा ये पूरा नहीं कर हम्म। पाए, क्योंकि हमारा देश युवा देश है। ज्यादा लोग वो युवा वोटर हैं। उनको अपना भविष्य गर्त में दिखाई दे रहा है। किसानों को अपना भविष्य जो है इनमें गर्त में दिखाई दे रहा है। महिलाओं ने इनके खिलाफ, और एक अट्रैक्शन बहुत बड़ा, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने वाली बात जो कांग्रेस ने की है, या हम्म। 30 लाख नौकरियां देने की बात युवाओं को की है कांग्रेस ने, या आरक्षण की सीमा 50% तो से बढ़ा करके कांग्रेस सबको सामाजिक घर न्याय। घर लोगों तक अपने मैनिफेस्टो की ये बातें लोगों तक पहुंचा पाई है? मतलब लोग उसको सीरियस ले रहे हैं? देखिए, बातें पहुंच रही हैं, और उससे ज्यादा जिस तरीके से जितना जिक्र प्रधानमंत्री जी इनके मैनिफेस्टो का कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोग
उतना जाकर के उसको समझ रहे हैं, ये भी एक फायदा हाँ। हो रहा है। तो बहुत बड़ा जो है एक अंतर आ गया है और इनको हम्म। अब रुखसत करने की जो है स्थिति बन गई है और मतलब इनको भगाने जा रही है जनता हर हालत। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आपने समय दिया, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज वोटिंग हो रही है, और आज की जो धन्यवाद। वोटिंग है वो क्या रुख करने वाली है वो हम शाम तक बात करेंगे। लेकिन देखिए, आज चर्चा बड़े विस्तार से कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, और उनसे कर रहे थे जिनको बड़ी एक एक चीज पता है, पुष्पेंद्र जी से, क्योंकि ये किसान नेता हैं और रग रग से वाकिफ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।